आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे बैंकिंग अफेयर्स जून मंथ का, और ये मंथली पीडीएफ जो है हमारा वो प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले बढ़ते हैं हम। आरबीआई ने 3 मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला है परिवहन पोर्टल, दूसरा है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और तीसरा है फिनटेक रेस्पिटरी। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि परिवहन पोर्टल है क्या। परिवहन पोर्टल है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये बनाया गया है अगर कोई भी बैंक है, एनबीएफसी है या कोई भी डिफरेंट एंटिटीज़ है, अगर उनको लाइसेंस चाहिए आरबीआई से तो वो परिवहन पोर्टल में जाके लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा चीज़ लॉन्च किया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। ये हेल्प करेगा कि कोई भी इन्वेस्टर्स को कि वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं अपने स्मार्टफोन से बाय यूजिंग दिस मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बाद इन्होंने एक फिनटेक रेपोजिटरी लॉन्च किया है जिसके अंदर ये बोला है कि अगर कोई भी फिनटेक फर्म है उनको अगर डेटा चाहिए, वो रेगुलेटेड हो या अनरेगुलेटेड हो, रेगुलेटेड मतलब जैसे बैंक हो गया, या अनरेगुलेटेड जो कि कुछ दूसरे फॉर्म्स होते हैं वो सारे, तो उनको भी जो है फाइनेंशियली जो भी डेटा फिनटेक का जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा आरबीआई। इसके बाद आरबीआई ने कुछ पेनल्टीज भी लगाई है 2 बैंक के ऊपर। वो है आईसीआईसी बैंक जिनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने फॉलो नहीं किया जो भी आरबीआई का लोन्स एंड एडवांसेस कंप्लायंस है उसको। उसके बाद येस बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है वो 91 लाख की लगाई गई है, और इनके ऊपर भी बहुत सारे मल्टीपल वायलेशन है, तो हमें एग्जाम के लिए मल्टीपल वायलेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई ने कुछ 1 लाख किलो ऑफ गोल्ड, अगर इसको नापे तो आपको मिल जाएगी 100 मैट्रिक टन का गोल्ड यूके में स्टोर था। जैसे कि आपको पता होगा कि आरबीआई जो है ना गोल्ड स्टोर करके रखा होता है, तो वैसे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुई था जिसकी वजह से आरबीआई ने अलग अलग जगह पे भी स्टोर करके रखता है गोल्ड। तो उधर से एक लोकेशन यूके जहाँ पे आरबीआई ने स्टोर करके रखा हुआ था, तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे जिसके से रखा गया था, और उसको जो है पूरा का पूरा जो गोल्ड था वो अब इंडिया में वापस आ चुका है। और ये जो सबसे ज़्यादा गोल्ड हुआ है सीज 1981 के बाद ये सबसे ज़्यादा अभी आरबीआई के पास गोल्ड है। और अभी जो अगर आरबीआई का गोल्ड देखोगे तो आपको मिलेगा कुछ एज़ पर मार्च 2024 वो मिलेगा 2822 मैट्रिक टन का जो गोल्ड है आरबीआई के पास इस बार। तो आप देख सकते हो आरबीआई कितना ग्रो कर गया। पिछली बार जो था वो 413 मैट्रिक टन का जो गोल्ड था, और अब जो है कुछ 400 मैट्रिक टन बढ़ चुका है आफ्टर कमिंग गोल्ड फ्रॉम द यूके। नेक्स्ट आरबीआई ने कुछ 10 साल का ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था। ये 2023 में लॉन्च किया था जनवरी में। तो ये ग्रीन बॉन्ड का जो सेल करना था आरबीआई को वो कैंसिल कर दिया गया है। अभी कैंसिल क्यों किया गया है उसका सीधा रीज़न ये है कि जो भी कंपनीज़ है या जो भी फॉर्म्स हैं इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अडॉप्ट करने के लिए ग्रीनिज्म को, मतलब ग्रीन बॉन्ड के लिए पैसा देने के लिए मना कर दिया। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। ग्रीन बॉन्ड या तो ग्रीनिज्म में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर है वो टिपिकली एक्सेप्ट करता है ग्रीन बॉन्ड, और जो भी वो फंडिंग करेगा वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में ही करेगा, ऐसा कुछ कहना था जो भी फॉर्म्स है उनका। लेकिन इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया जिसकी वजह से, या तो पैसा कम देने लगे, जिसकी वजह से आरबीआई ने जो ये 10 साल का जो ऑप्शन था ग्रीन बॉन्ड का इसको निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है कुछ 88 लाख रुपीज़ का एसबीएम बैंक के पास। एसबीआई बैंक कहाँ का, ये एक तरह का सब्सिडी है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का, तो आपको ये याद रखना है। और इन्होंने भी जो कंप्लायंस है वो सही से फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इनके ऊपर ये लगाया। नेक्स्ट आरबीआई ने न्यू रेगुलेशंस अलाउ किए हैं लिस्टेड इंडियन कंपनीज के लिए और अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज के लिए। अब लिस्टेड इंडियन कंपनी क्या करेंगे कि अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफशोर फंड में भी। एक होता है ऑफशोर फंड, एक होता है ऑनशोर फंड। देखिए ऑनशोर फंड हो गया जैसे म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया के जो मार्केट है या तो इंडिया की जो कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और ऑफशोर म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स हो गए जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो ओवरसीज जो कंपनीज है उधर जो है इन्वेस्ट करता है। तो ये इस बार अलाउ कर दिया गया है। और अब तक ऐसा था कि जो भी फंड मैनेजर होगा वो हमारे इंडिया का ही होना चाहिए। अगर वो फॉरेन का भी फंड मैनेजर हो, ओवरसीज का भी फंड मैनेजर हो, तो उसका जो बेस है, मतलब उसका जो होम जुडिक्शन है वो हमारे इंडिया में एक न एक कोई मतलब कंपनी बनी रहनी चाहिए उसकी। लेकिन अब इस ये रूल हटा दिया गया और अब अलाउ कर दिया कि जो भी फंड मैनेजर है वो भी बाहर का हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है आफ्टर दिस जो रूल आए हैं उसके बाद। इसके बाद कुछ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी कुछ रूल्स लाए गए हैं। अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये बोला है कि ये इन्वेस्ट कर पाएंगे 50% ऑफ द लास्ट जो भी ऑडिटेड नेटवर्थ है कहाँ पे, आईएफएससी जो गांधीनगर में वहाँ पे कर सकेंगे। ये कुछ आरबीआई का कहना है। नेक्स्ट आरबीआई ने पार्टनर किया है एपेक्स के साथ। एपेक्स जो है 21 का फुल फॉर्म देखोगे तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम है इंटरफेरेंस एक्सचेंज। ये जो हरगिंजर 2024 का हैकाथॉन होने वाला है ये इसी प्लेटफॉर्म पे जो है लॉन्च होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो है
थर्ड ग्लोबल हैकाथॉन है 2024 का, और इसका अगर पूरा नाम देखिए तो मिलेगा हरविंजर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एम क्या होने वाला है? इसका एम होने वाला है कि जो भी यंग माइंड है वो एक साथ आए और आरबीआई ने जो जो प्रॉब्लम बताई है उसका सॉल्यूशन दे। अभी आरबीआई ने जो प्रॉब्लम बताई है वो 2 थीम में बताई है। पहला थीम है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरा है ब्री दिव्यांग फ्रेंडली। जो पहला थीम है इसके अंतर्गत आपको 3 जो है प्रॉब्लम मिलेंगे। पहला प्रॉब्लम है रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन, दूसरा है ट्रांजेक्शन एनओटी और आइडेंटिफाई मूल अकाउंट। ठीक है, तो पहला तो समझ आ रहा है कि रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन, जैसे कि रियल टाइम में जो फ्रॉड्स होता है उनको रोकने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो सब देने का काम करेंगे इस प्रॉब्लम के अंतर्गत। दूसरा है ट्रांजेक्शन एनिमिटी। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। कोई कोई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो कि एनॉर्मस होते हैं। अब कोई भी एक बंदा ए अगर बी बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो ये बैंक को पता होता है, लेकिन कुछ अकाउंट्स वैसे होते हैं या तो कुछ ट्रांजेक्शन वैसे होते हैं कि इसमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा बंदा जो है किसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए आरबीआई ने कुछ सोल्यूशन देने के लिए बोला है, जो भी यंग माइंड पीपल्स हैं उनको। तो इसमें इसके बाद एक तीसरा जो इनका जो है वो आइडेंटिफाई मूल अकाउंट। अभी मूल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जो कि अकाउंट में फ्रिक्वेंटली जो नाम चेंज किया जाता है या जो फ्रिक्वेंटली जो ट्रांसफर्स होते हैं, मनी ट्रांसफर होती है, वो सब अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है इस प्रॉब्लम के अंतर्गत। और जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है एम्पावरिंग द वर्चुअली इम्पैक्ट, जो वर्चुअली इम्पैक्ट जो दिव्यांग है उनको कैसे जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ये जो है चौथा जो प्रॉब्लम निकाला है। और ये जो है ओनली प्रॉब्लम है जो थीम 2 के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो ईच कैटेगरी में बता रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो 4 कैटेगरी है, इसमें हर एक कैटेगरी जो भी विनर होगा उसको 40 लाख रुपये करके दिया जाएगा। और इसमें जो ऑल इंडिया वुमेन की टीम होगी उसको जो है बेस्ट ऑल इंडिया वुमेन की टीम होगी उसको 20 लाख करके दिया जाएगा आरबीआई के हरविंजर 2024 के कॉम्पिटिशन में। इसके बाद कुछ आरबीआई ने पेनल्टी भी लगाई है। हमारा कुछ पेनल्टी ऊपर पड़ी और ये कुछ पेनल्टी से आप पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ 1.45 करोड़ रुपीज़ का जो है पेनल्टी लगाई है। और ये पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने भी जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो फॉलो नहीं किए। मोस्टली जो आरबीआई पेनल्टी लगाता है, आपने अभी ऊपर भी देखा होगा, और आप अगर 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि मोस्टली लोन्स एंड एडवांसेस के लिए बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाता है आरबीआई। तो अगर कभी एग्जाम में अगर ऑप्शन आ गया तो लोन्स एंड एडवांसेस लगा के जाना चुपचाप। नेक्स्ट, आरबीआई ने 2 बैंक के लाइसेंस जो है कैंसिल किए। ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसके ऊपर इसका जो लाइसेंस है वो पूरा कैंसिल कर दिया गया कि इन्होंने जो है कैपिटल जो है वो एडवोकेट नहीं रखा उसकी वजह से। और दूसरा जो है वो है सिटी कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका भी वही सेम प्रॉब्लम, लैक ऑफ कैपिटल जो है इनका लैक था, जिसकी वजह से ये जो है इनके ऊपर इनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शंस इस कंपनी के ऊपर लगाई है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने जो मेंटेनेंस सुपरवाइजरी कंसर्ट है वो अच्छे से पूरा नहीं किया, जिसकी से ये लगाई है। ये कुछ बायोमेट्रिक मीटिंग जो अभी हर कुछ 2 से 3 महीने के बीच में होती है, तो उसके अंदर का जो रेट्स जो इस बार रखेंगे वो आप यहाँ इस स्लाइड से पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कोई मतलब भी नहीं बनता। नेक्स्ट चलता है सेबी ने क्या क्या किया वो पढ़ते हैं। सेबी ने एक तरह का बीटा वर्जन ऑफ कैलकुलेटर निकाला है, सेटलमेंट कैलकुलेटर निकाला है, जिसके अंतर्गत कोई भी बंदा जो है अपना जो सेटलमेंट है वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सेबी ने निकाला है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेबी ने राइज किया है सोशल एंटरप्राइज के लिए। सोशल एंटरप्राइज को बोला है कि उनको जो है एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट, जो कि हर फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा। और वो जो कंपनीज होंगी वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है वो कंपनीज होंगी, ऐसा कुछ सेबी का कहना है। ये सेबी ने पिछली बार सितंबर 2023 में ही बोला था कि इनको जो है ये रिपोर्ट विद इन 90 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब जो है ये डेट बढ़ा के अक्टूबर 2024 तक कर दिया है कि अक्टूबर 2024 तक ये जो है रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा। किसको? सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज है उनको। अब देखते हैं सेबी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, साथ ही 2.0 ये लॉन्च किया गया है फॉर पर्सनल फाइनेंस देने के लिए इन्वेस्टर्स को। तो ये हेल्प करेगा जो भी फाइनेंशियल कंसेप्ट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या दूसरे भी जो फाइनेंशियल कंसेप्ट जो बहुत मुश्किल होते हैं समझने के लिए लोगों के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। और इवन जो इन्वेस्टर है वो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। इसके बाद सेबी ने एक कमेटी जो है फॉर्म की है, सेटअप की है, जिसका नाम है एडॉक कमेटी। और ये एडॉक कमेटी से नाम से पता लगता है कि एडॉक मतलब कि टेम्परेरी कमेटी होने वाली है। और इसको जो चेयर करेंगे वो करेंगे उषा थोरोट जी, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के। तो ये क्या करेंगे, ये रिव्यू करेंगे जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के जो भी ओनरशिप या तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है उनको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हम वो देखो,
क्लीनिंग कॉर्पोरेशन जो संभालते हैं ये सिंगल ओनर होते हैं मोस्टली, या तो जो ओनर होते हैं वो नॉर्मल ज़्यादा ओनर्स नहीं रहते, मल्टीपल स्टॉक होल्डर्स नहीं रहते, जिसकी इस कमेटी को बनाने का मकसद ये है कि इसको देखा जाए, रिव्यू किया जाए क्लीनिंग कॉर्पोरेशन को, और इसमें जो है मल्टीपल जो स्टॉक होल्डर्स है वो आए और इस पर भाग ले। तो इसी के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। तो अब समझते हैं क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है जैसे कि एक्सचेंज टू हैंडल द कंफर्मेशन, सेटलमेंट, डिलीवरी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब का काम होता है क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट सेबी ने 15 मेंबर वर्किंग कमेटी भी एक बनाई है जिसको हेड करेंगे, जिसको लीड करेंगे जी पद्मनाभन, जो कि फॉर्मर ईडी थे आरबीआई के, और ये जो है जो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स है उनको वेरीफाई करने का काम करें। नेक्स्ट ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान देना। सेबी ने मैंडेट कर दिया नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को कि वो अपडेट करे जो भी इनके कस्टमर के केवाईसीज है कहाँ पे सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री में, और इनके लिए जो डेट रखी गई है वो 1 अगस्त 2024 रखी गई है कि 1 अगस्त 2024 तक जो भी केवाईसी है वो अपलोड करने के लिए बोला है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर। और इससे पहले क्या था वो हम देख लेते हैं, और अभी क्या चेंजेस हो रहे वो देख लेते हैं। पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है केवाईसी का वो सेबी को भेजना पड़ता था 10 दिन के अंदर, ठीक है, जो भी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो रूल चेंज हो गया, अब बोला गया है कि जो भी KRA है, मतलब कि नॉन योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी, इनको बोला है कि इनको विद इन 7 डेज जो है वो अपलोड करना पड़ेगा सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर। अब ये जो है पहले 10 दिन था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है वो भेजना था सेबी को, लेकिन अब जो है इनको बोला है कि सीधे के सीधे अपलोड करना है CKYCRR में। इसका सेबी ने FPI जो फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलियो जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए कुछ टाइमलाइन जो है सेट करके रखा हुआ है। ये जो है 2 टाइप में आता है, एक आता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो कर रहा होगा FPI में, तो उसके लिए बनाया गया है, और इनको बोला गया कि इनके जो भी इन्फॉर्मेशन है, मेटल चेंजेस की इन्फॉर्मेशन है, हम पहले बाद में देखते हैं मेटल चेंजेस क्या होता है, उसको जो है अपडेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, और जो भी इनके सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अब पढ़ लेते हैं पहले तो ये मेटेरियल डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब मेटेरियल डॉक्यूमेंट्स से मतलब इनका ये है कि जैसे कि चेंज ऑफ जुडिक्शन किसको करना हो, या तो जो FPI में जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, तो उनको अगर चेंज ऑफ जुडिक्शन करना हो, या तो नेम चेंज ऑफ अकाउंट एक्विजिशन करना हो, मर्जर करना हो, डीमर्जन करना हो, ओनरशिप हो, ये सारा के सारा जो है 14 जो है ऐसे अलग अलग जो है मेटेरियल है जिसको अगर चेंज करना हो टाइप 1 में, तो उसको 7 दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन इसके बाद आता है टाइप 2। अब 14 तो मैंने आपको बता दिया जो भी थे, ये थोड़े बहुत है जो इंपॉर्टेंट है, और 14 के बाद जो रिमेनिंग जो रहेगा वो टाइप 2 में आएंगे, और इनको जो भी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो 30 दिन के अंदर का देने के लिए बोला है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो, ठीक है। ये कोई नए FPI इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये सारे के लिए लागू होता है जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए मोस्टली टाइप 2 वाला। नेक्स्ट सेबी ने जो है इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल डिस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉर ये MII, मतलब कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट। तो ये जो फ्रेमवर्क निकाला गया फाइनेंशियल डिस इंसेंटिव फॉर सर्वेलेंस रिलेटेड लैब्स के लिए, तो ये निकाला गया मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स। और ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है कि इसमें इंक्लूड होगा स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया, डिपॉजिटर, ये सब अगर लैब्स हो गए तो इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी सेबी की तरफ से, और ये पेनल्टी जो होगी वो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगी। अब 1 लाख कब लगेगा, 1 करोड़ कब लगेगा वो समझते हैं। अगर कोई 300 करोड़ की कम की जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है वो अगर वो पहली बार गलती कर रहेगी तो उसके ऊपर 1 लाख लगेगी, दूसरी बार करेगी 2 लाख, तीसरी बार करेगी तो 3 लाख। उसके बाद अगर कोई कंपनी 300 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में हो और वो जो है पहली बार गलती करेगी तो 5 लाख, दूसरी बार करेगी तो 10 लाख, तीसरी बार करेगी तो 20 लाख। और अगर 1 करोड़ 1000 करोड़ से कम की कंपनी हो तो उस केस में उसको पहले ही पेनल्टी लगेगी 25, उसके बाद लगेगी 50 लाख, उसके बाद लगेगी 1 करोड़। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कब जो है किसको कितनी पेनल्टी लग रही है। मुझे लगता है कि एग्जाम में इतना डीप पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि 100 करोड़ अगर 300 करोड़ वाली कंपनी अगर लेस हो उसकी तो उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी पहली बार, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा जा सकता है कि 300 से 1000 करोड़ की हो तो उसके बाद पहली बार कितनी पेनल्टी लगेगी, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि मेरे PDF से पढ़ लेना, मैंने इधर अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे इनके ऊपर पेनल्टी लगनी है, आप यहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ये फंडिंग होगी, जो ये 1 करोड़ बोल रहा हूँ, 1 लाख बोल रहा हूँ, ये सारे जो फंडिंग जो पेनल्टी लगेगी वो जाएगी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशनल फंड में, और ये जो है सेबी का ही एक फंड है, और इसको जो है विद इन 15 डेज भेजना पड़ेगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ रेगुलेटर के स्टेप्स, रेगुलेटर ने क्या क्या स्टेप लिए वो देखते हैं। RIDAI, इसके बारे में पता होगा, ये इंश्योरेंस की जो है रेगुलेटरिंग कंपनी है। तो
ये इसके इसलिए मैंने तो फुल फॉर्म ही लिख के रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं ये सारे। क्योंकि सेबी के मैंने आपने देखा हुआ है, सेबी, आरबीआई, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने मैंडेट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो ऑफर करे पॉलिसी, जो पॉलिसी लोन फैसिलिटी है, वो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है वो सब में, एक प्रोडक्ट को छोड़ के, वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब में जो है लोन फैसिलिटी देने का काम करें। और ये जो है काम करेंगे अभी 30 सितंबर 2024 के बाद ये जो है रूल चालू हो जाएंगे। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है वो एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी लाइन सेविंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें जो है जो नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट है वो उन्हीं में जो है ये लोन फैसिलिटी उठा सकते हैं। अब ये पहले तो समझते हैं कि लिंक सेविंग प्रोडक्ट क्या होता है और नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट क्या होता है। अब लिंक सेविंग प्रोडक्ट वो होता है जिसको सरेंडर नहीं किया जा सकता, जिसको सरेंडर किया जा सकता है, ठीक है, उसको सरेंडर किया जा सकता है, उसकी जो है फंडिंग जो है दूसरी जगह पे लगी होती है, तो उसको लाता है लिंक सेविंग प्रोडक्ट। और कुछ नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट होता है जिसका कोई वो नहीं होता, मतलब जिसको सिर्फ सरेंडर किया जा सकता है, उसके अलावा आप उसका पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। सरेंडर एक लास्ट ऑप्शन है जिसको सरेंडर करके आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसी के लिए जो है ये एप्लीकेबल है। नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लिंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने लॉन्च किया बैंक क्लिनिक, जो कि हेल्प करेगा जो भी रिटेल कस्टमर है उनको उनके राइट्स और रेमेडीज बताने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये कंप्लेन नहीं सुनेगा, कंप्लेन नहीं है, एक तरह कंप्लेन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये जो है बताएगा कि आपके राइट्स क्या है, या तो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जो सॉल्यूशन देने का काम करेगा, ठीक है। ये कंप्लेन की तरह काम नहीं करेगा। और ये प्रमोट करेगा जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको, बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं होता कि बैंक के क्या कस्टमर के राइट्स होने चाहिए। बैंक में जब हम जाते हैं तो कस्टमर के राइट्स होने चाहिए, उसको जो है गाइड करने का काम करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए ये बैंक क्लिनिक जो लॉन्च किया, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं एसबीआई। अब एसबीआई के साथ न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार में। तो एसबीआई ने लॉन्च किया है SME डिजिटल बिजनेस लोन, और ये जो है लॉन्च किया गया है फॉर MSME जो सेक्टर है उनके लिए, जो भी MSME के एंटरप्राइज हैं उनके लिए। और ये जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे विद इन 45 मिनट्स के अंतर्गत लोन सेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट होता है या गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रिटर्न होता है, तो उस केस में इनको जो है 10 सेकंड के अंदर ही लोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ SBI का कहना है। और ये लोन जो मिलेगा वो अप टू 50 लाख के लिए मिलेगा। नेक्स्ट SBI ने कुछ रिपोर्ट लॉन्च किया था, जिसमें 30 NBFC के बारे में बताया गया था। ये 30 NBFC को जो SBI ने जो लोन दिया है तो वो दिया है कुछ 2000 करोड़ के आसपास, ठीक है। आपको अब ये भी ध्यान रखना। और ये दिया गया है कि जो अनसर्व्ड या तो अंडरसर्व्ड सेगमेंट के जो लोग हैं हमारे इंडिया में, उनको जो है हेल्प करने के लिए पैसा दिया है SBI ने। अब चलते हैं फाइनेंशियल के जितने भी न्यूज़ हैं, इसमें आ रहा है कि मिनिस्ट्री अकाउंट डिपार्टमेंट जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने MU साइन किया 4 बैंक के साथ। यह है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे मिलके एक स्पार्स सर्विस सेंटर खोलने का काम करेंगे। पहले तो हम स्पार्स के बारे में समझते हैं, स्पार्स है क्या। स्पार्स जो है एक तरह का डिफेंस के लिए वेब बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि वेब पोर्टल है, जिसकी मदद से जो भी डिफेंस रिटायरी है वो जो है पेंशन जो है क्लेम कर सकते हैं। तो अब कोई जगह ऐसी भी होगी, जैसे रूरल एरिया हो गया, ये रिमोट एरिया हो गया, जहाँ जो है ये ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं उठा सकते बिकॉज इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ना हो, तो उस केस में जो है ये बैंक जो है पिक्चर में आएंगे। अब ये बैंक कैसे पिक्चर में आएंगे, क्योंकि ये जो है खोलेंगे स्पार्स सर्विस सेंटर, जो कि ये 4 बैंक जो है खोलेंगे, और इसमें टोटल बोला जा रहा है कुछ 1100 ब्रांचेस होने वाले हैं। अब जो भी डिफेंस के पर्सनल है वो इस ब्रांच में जा सकते हैं, और जो भी स्पार्स का जो है फैसिलिटी है वो ले सकते हैं बैंक के थ्रू। लेकिन ये बैंक फ्री में नहीं करेगा, क्योंकि बैंक अभी फ्री में कोई काम करता नहीं है। तो बैंक जो है इसके बदले कुछ मिनिमम जो है चार्ज लेगा, मिनिमम जो है वो चार्ज लेगा, ऐसा कुछ कहना है अंडर दिस MU। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LDV लाइफ टोकी है, क्या नाम है यार, इन्होंने रीब्रांड कर दिया। आप देख सकते हो इस लाइफ इंश्योरेंस में जो है इन्होंने रीब्रांड कर दिया। इसका चलते हैं मिथुन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक तरह का NBFC है, इन्होंने पार्टनर किया है SBI के साथ, और ये जो है वुमेन एंटरप्राइज को हेल्प करने का काम करेंगे जो भी अर्बन या सेमी अर्बन रीजन में रहते हैं। और ये जो दिया जाएगा उनको लोन तो दिया जाएगा वो 10,000 से 3 लाख के बीच में दिया जाएगा। इसके बाद कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है KBL वाइस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, और अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो वाइस का मिलेगा वेलनेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग फॉर एल्डरली पीपल।
मोस्टली ये निकाला गया जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए, कि उनको जो है बैंकिंग, हेल्थ केयर और वेलनेस के लिए ये निकाला गया सेविंग अकाउंट। और ये 2 तरह के हैं, एक है रेगुलर फॉर्मेट जो कि KBL वाइस सिग्नेचर बोला जा रहा है, और एक है प्रीमियम जो प्रोडक्ट उनका है KBL वाइस एडवांटेज। तो ये जो है निकाला है इस बार कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट NPCI ने एक एग्रीमेंट साइन किया पेरू गवर्नमेंट के साथ, जो कि पहला साउथ अमेरिकन कंट्री बन चुका है जो कि अडॉप्ट कर रहा है UPI को। इससे पहले जो है NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया था बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ, और इन्हें इधर भी जो है वो जो UPI है वो डेवलप करने का काम कर रही थी NPCI। नेक्स्ट चलता है यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने पार्टनर किया है मारुति सुजुकी इंश्योरेंस के साथ, और ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं इंश्योरेंस टुडे फॉर अ सेफर टुमारो। और ये कैंपेन क्या करेगा, हेल्प करेगा अवेयरनेस फैलाने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके लिए। तो ये जो है जो भी रिस्क होते हैं, अनफॉर्चुनेट रिस्क आ जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताने के लिए ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट अब अदर्स में चलते हैं। ये जो भी न्यूज़ है अब मुझे समझ नहीं आया इसको कौन सी कैटेगरी में रखूँ, तो इसलिए मैंने अदर्स में रख दिया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस किया, एक है महाडॉग स्कीम, एक है महाडॉग स्कीम, और एक है डिपॉजिट अकाउंट फॉर NRI। तो जो महाडॉग स्कीम है ये मोस्टली जो है नाम से पता लग रहा है कि मतलब कि डॉक्टर्स के लिए जो है ये निकाला गया, और इसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स है वो लोन ले सकते हैं कुछ 25 करोड़ तक, और ये जो है रीपेमेंट कर पाएंगे कुछ 12 ईयर तक। इसके बाद जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो इंट्रोड्यूस किया वो NRI के लिए कुछ डिपॉजिट अकाउंट जो है इंट्रोड्यूस किया, जो कि हेल्प करेगा कि NRI का जो बैंकिंग सर्विस है वो ईजियर हो और रिलायबल हो। वो NRI कौन से वो आप ये 4 जगह से देख सकते हो और इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस ने लॉन्च किया है जियो फाइनेंस ऐप बीटा मोड में, और ये ऑफर करेगा डिजिटल बैंकिंग, एडवांस डिजिटल बैंकिंग देने का। नेक्स्ट जियो बैंक स्टार्टअप ने फाइनली RBI से अप्रूवल ले लिया है कि ये एक तरह का प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूट की तरह काम कर सकते हैं, और जिसकी से जो भी इनके डिजिटल वॉलेट है जुपिटर मनी के, वो जो है यूज़ कर पाएंगे यूज़र बाय यूजिंग द UPI। आफ्टर दिस जो अप्रूवल लिया इसके बाद इसका कुछ लोन पड़ता है, तो इसमें आ रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, तो इन्होंने जो 105 मिलियन USD जो है लोन सेक्शन किया है, जो क्या है वो राजस्थान बीकानेर में क्या है सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको जो बिल्ड किया जाएगा आप ब्रोकफील्ड एसिड मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको बिल्ड करेगा, और ये जो है इंडिया ने जो एम किया था कि नॉन फ्यूसल फ्यूल कैपेसिटी हम 500 गीगावाट तक बढ़ा देंगे 2030 तक, उसको पूरा करने का काम करेगा, उसको हेल्प करने का काम करेगा। इसके बाद ADB ने कुछ 170 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन देने का बात की है, जो कि इंडिया के हेल्थ सेक्टर को बढ़ाएगा। हेल्थ सेक्टर जो भी हेल्थ सेक्टर में देखा होगा कि कोविड के टाइम में कैसे हमारे हेल्थ सेक्टर फेल हो गया था, तो अब कुछ चेंजेस किए हैं उस हेल्थ सेक्टर में, जो हेल्थ सेक्टर के जो एक्ट्स है उसमें, कि हम जो है फ्यूचर में कुछ ऐसा पेंडेमिक आया जैसे कोविड आया था तो उसके लिए कैसे लड़ा जाए, तो उसी के लिए जो है ADB ने ये फंडिंग दी गई है। इसका ADB ने कुछ 60 मिलियन दिया है आधार हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड को, जो कि हेल्प करेगा हमारे इंडिया में जो भी होम लोन लेने जाते हैं लोग उनको। तो इसके लिए मुझे लगता है इसमें कुछ एग्जाम ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं इधर MPP रखा है। नेक्स्ट वन लाइनर कुछ है कि NSE जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज है, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, वन लाइनर में कुछ दस। अब कुछ कोलैबोरेशन पढ़ते हैं, तो कोलैबोरेशन में मिलेगी अदानी वन ने पार्टनर किया ICICI बैंक के साथ, और ये एक तरह का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो भी एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट देने का काम करे। ये 2 क्रेडिट कार्ड हैं सिग्नेचर और प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। इसके बाद एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ, और ये जो है पहला इंडस्ट्री में साउंड बॉक्स सोल्यूशन देने का काम करेंगे NBFC को। तो पहले ये देख लेते हैं कि साउंड बॉक्स होता क्या, तो आपको अच्छे समझ आएगा। एक्सिस बैंक ने पहले जो बन चुके जो साउंड बॉक्स रिलीज़ कर रही हो वो देखते क्या होता है। तो इसमें ये रहता है कि जैसे आपने देखा हुआ ना कि क्या बोलते हैं पेटीएम में आपकी 100 रुपये आ गए, 10 रुपये आ गए, तो वैसा कुछ ये रिलीज़ किया एक्सिस बैंक ने। इसको स्किप करना पड़ेगा यार, कितना टाइम 17 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ, और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया NFC साउंड बॉक्स सॉल्यूशन, जो कि पहला ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कि मर्चेंट कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, और इसकी वजह से एक्सिस बैंक है पहला बैंक बन चुका है। इसके बाद चलते हैं एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया बजाज एयरलाइन जनरल इंश्योरेंस के साथ, और ये जो है पार्टनर करते थे
बैंक का इंश्योरेंस देने का काम करेंगे। अब बैंक का इंश्योरेंस क्या कि जो इंश्योरेंस है बजाज एयरलाइंस का, ये बेचने का काम करेगा एक्सिस बैंक, और जिसकी वजह से एक्सिस बैंक को कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो इसमें जो है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करते हैं, और इसमें दोनों का जो है विन टू विन सिचुएशन होता है, और ये हेल्प करेगा इंश्योरेंस पेट्रेशन और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया में बढ़ाने का हेल्प करने वाले। इसके बाद पीएनबी ने पार्टनर किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड के साथ, और ये जो है एक तरह का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनको। इसके बाद पूनावाना फिनकॉप लिमिटेड जो कि एक तरह का एनबीएफसी, इन्होंने पार्टनर किया है इंडस बैंक के साथ, और ये जो है एक तरह का रुपे कार्ड जो लॉन्च किया है जिसका नाम है ई लाइट रुपे कार्ड। नेक्स्ट फेडरल बैंक ने जो है पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ, और इन्होंने जो है एक फेडरल बैंक का वेव क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है। नेक्स्ट इंडियन पोस्ट बैंक ने पार्टनर किया है रिया मनी ट्रांसफर के साथ, और ये जो है डोर टू डोर जो रिमोट लोकेशन जो रहते हैं वहाँ पे डोर टू डोर फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करेंगे, और इवन जो है इनवर्ड मनी अगर ट्रांसफर करना हो इंटरनेशनली तो वो भी फैसिलिटी देने का काम करेंगे रिया मनी के थ्रू। मैं बोल रहा हूँ इनवर्ड मनी, आप थोड़ा ध्यान देना कि इंडिया के बाहर अगर पैसा भेजना है तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इंडिया में पैसा वापस आ रहा हो बाहर देश से तो वो पॉसिबल नहीं है आफ्टर दिस एग्रीमेंट। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना। सब पैसा इन्हें पार्टनर किया आरबीआई के साथ, और ये जो है सब पैसा बन चुकी है अब पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर। इसके बाद कुछ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ, और ये दोनों जो पार्टनर बनने वाले हैं एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप रहने वाली है, जिसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या करने वाले हैं ये दोनों मिलकर। वैसे ही टाटा लाइफ इंश्योरेंस जो है अपना इंश्योरेंस जो है फेडरल बैंक में जाकर बेचेगा, तो इन्होंने जो है बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। इसके बाद एचडीएफसी ने पार्टनर किया है फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ, और ये जो है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देने का काम करेंगे एमएसएमई को, और इसका रेंज दे सकते 20 लाख से 50 लाख के बीच में ये लोन दिया जाएगा। उसका कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है पार्टनर किया है महिंद्रा फाइनेंस सर्विस के साथ, और ये जो है कस्टमाइज लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। ये आ रहा है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये पार्टनर करेंगे मास्टर कार्ड के साथ, और ये जो है प्रमोट करेंगे साइबर सिक्योरिटी जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी साइबर सिक्योरिटी के लिए कॉम्पिटेंसी होती है उसको जो है 20 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिन्होंने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, और ये जो है प्रमोट करेंगे साइबर सिक्योरिटी को फाइनेंशियल सेक्टर। ये हो गया हमारा जो जून महीने का बैंकिंग अवेयरनेस था। मैं वो करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया। मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट में और क्लिप में और जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ, जिसकी वजह से आपको रिविजन करने में हेल्प, अभी नहीं बाद में भी जब एग्जाम सामने। तो अगर आपको मेरा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।